नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल आज संपन्न हो चुका है। तमाम 543 सीटों पर देश में वोटिंग खत्म हो गई है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, किसका नफा और किसका नुकसान होने वाला है। पिछली बार 2019 में बिहार की राजनीति में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। राजद का खाता नहीं खुला था। विपक्ष में महज कांग्रेस को एक सीट मिली थी। लेकिन इस बार राजद के नेता और आईएनडीआईए गठबंधन का नेतृत्व करता बिहार में तेजस्वी यादव के दांव ने, तेजस्वी यादव के भाषणों ने बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को कितना प्रभावित किया। एनडीए के तमाम नेता दूसरी तरफ प्रचार कर रहे थे। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे और 40 लोकसभा सीटों पर अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है। तमाम जो जुबानी जंग थे वो समाप्त हो चुके हैं और बारी 4 जून को रिजल्ट की होगी। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस तरीके से बिहार में ये चुनाव हुआ, बात मुद्दों की भी हुई और साथ ही साथ धर्म की भी हुई। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कितना सही था, कितना गलत था, किसके पक्ष से किस तरीके का चुनाव हुआ? देखिए, ये पहली बार नहीं था कि इतना ज़्यादा तूतू मैमै हुआ और छिया लेदर किया गया एक दूसरे का। अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और घृणा फैलाने की कोशिश की गई। धर्म और जाति का सहारा लिया गया। ये हमको लगता है कि कई दशकों से ये होता आ रहा है और दिनों दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं कि चुनाव के माध्यम से घृणा और द्वेष फैलाया जा रहा है समाज में। ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो उसमें पहले तो ये लग रहा था कि एनडीए के लिए बिल्कुल मैदान साफ है, कोई उसको चुनौती नहीं है। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रचार परवान चढ़ता गया, वैसे वैसे चुनौती दिखने लगी और इंडी गठबंधन ने, खास करके राजद ने, बिहार में एक मजबूत चुनौती खड़ी कर दी एनडीए के सामने। इसके चलते एनडीए के लोग जो बहुत मतलब एक तरह से कंफर्ट जोन में थे, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री को 7 बार 8 बार बिहार के दौरे पर आना पड़ा, पटना में रोड शो करना पड़ा और तमाम तरह की कवायदें करनी पड़ी जिससे जीत हासिल हो सके। इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि अधिकतम 10 सीटें लूज कर सकती है एनडीए बिहार में। अधिकतम, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकती, इससे कम हो सकती है। इंडी गठबंधन 10 से कम पे सिमट सकती है। 5 से 10 तक में वो जा सकती है। मगर 30 से 35 सीट तक एनडीए को जरूर मिलेगी। ये मुझे लग रहा है। जो लोगों से बातचीत हुई, क्षेत्र में लोगों से बातचीत हुई, जिन पत्रकारों ने चुनाव कवर किया सघन रूप से, उनसे जो बात हुई, उससे बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष है। रविरंजन जी को भी इस चर्चा में जोड़ते हैं। आपको लग रहा है कि एनडीए ने जो हासिल किया था, जो करिश्मा 2019 में हुआ था, वो करिश्मा इस बार नहीं हो पाएगा? 40 में 40 का नारा तो खत्म हो गया। बिल्कुल वो स्पष्ट है। बिल्कुल चुनाव में जो भी पहले चरण से लेकर आज आखिरी चरण तक जो हुआ, उसमें ये साफ हो गया है कि एनडीए पिछली बार जो 2019 के चुनाव में 39 सीटें जीती थी, इस बार 39 सीटें उनको नहीं मिलने वाली हैं। तो घाटा तो एनडीए को होना है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है और एक अपना इमेज बनाया है, उसका असर मतदाताओं पर पड़ा है और गेन करेगा। अगर विपक्षी पार्टियों में भी तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद गेन करेगी, वो ज़्यादा गेन करेगी।
पिछली बार तो वो शून्य पर थे, तो इस बार जो भी गेन करना है उन्हीं को करना है। तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता बन के माने उभरेंगे और राजद पर उनकी अब कमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो उनकी छवि भी एक तेज तर्रार नेता की बन जाएगी, ये तय है। लेकिन बात यह है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार ने जो पाला बदला आखिरी समय में और नीतीश कुमार आए, तो इस बार घाटा भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार को होने जा रहा है। पिछली बार 17 सीटें भाजपा की थी और इनकी भी 16 सीटें थी, और जब सीटों का बंटवारा हुआ तो इनको सारी सीटें मिल गई जो वो जीते थे। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव कहाँ कहाँ अगर हार रहे हैं, इसका अगर विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि जदयू के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी खड़े हैं वो ज़्यादा मुश्किल में है। भाजपा को घाटा हो सकता है, 17 में से वो 13-14 पर जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसको घाटा ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें चिराग पासवान की भी चर्चा करते हैं। पिछली बार 6 सीटें उनको मिली थी। अब चाचा भतीजे की लड़ाई में चाचा ने भतीजे ने बाजी तो मार ली, लेकिन 5 सीटें लेकर आए हैं, और उन 5 सीटों को क्या वो पूरी की पूरी बचा लेंगे? पिछली बार 6 की 6 बचा ली, या फिर उनको भी इस बार नुकसान होगा? देखिए, बिहार में 2 नौजवान नेताओं के बीच में, जनता के बीच एक असमंजस चल रही है, और यूथ जो है वो चाहे वो किसी जाति धर्म का है, वो इन दोनों नेताओं को देख रहा है। कई नौजवान चिराग पासवान को बिहार का नेता समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव को ही मान रहे हैं। चिराग पासवान की एक छवि बन के उभरी है, और आखिर समय तक वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, और तमाम मुश्किलों के बाद भी उनकी जीत हुई। अपने चाचा से उनकी जो अदावत थी उसमें उनकी जीत हुई, उनको 5 सीटें मिली, पशुपति पारस को कुछ भी नहीं मिला। इन 5 सीटों में आप देखेंगे तो मुश्किल कोई ज़्यादा नहीं है, एक वैशाली को छोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान भी एक कद्दावर नेता बन के उभर सकते हैं इस चुनाव में। अगर रिजल्ट उनके पक्ष में रहा तो चिराग पासवान भी एक तेज तर्रार और युवा नेता के, गंभीर नेता के तौर पर, जो ठीक ठाक बोलते हैं, भाषण करते हैं और मैनेजमेंट कर ले पा रहे हैं। एक नौजवान नेता जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी पार्टी को खड़ा किया, 5 सीटें उनको मिली और अधिकांश सीटों पर वो जीतने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब तो 4 तारीख को रिजल्ट ही आ जाएगा। लगता है कि लोजपा रामविलास 5 में से मतलब 4 सीटें जीत लेगी। वैशाली में इतना डर क्यों, इतना खतरा क्यों? वीणा देवी के प्रति ऐसा क्या माहौल हो गया कि अब उनके हार की चर्चा छिड़ गई है? इसलिए कि वहाँ राजद ने जो उम्मीदवार दिया वो एनडीए के आधार वोट में सेंधमारी किया उसने, और इसी के चलते वहाँ वीणा देवी की स्थिति कमज़ोर हुई, लोजपा उम्मीदवार की स्थिति कमज़ोर हुई, तो वो एक कमज़ोर सीट है उनकी। दूसरे खगड़िया सीट पर भी डाउट है, वहाँ भी वो कमज़ोर सीट मानी जा रही है, वहाँ भी रिजल्ट प्रतिकूल हो सकता है। तो ये स्थिति। और तेजस्वी की जहाँ तक बात है तो तेजस्वी, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लेकर के जो सपना देखा था कि आने वाले भविष्य में हमारा नेता तेजस्वी होगा, यही लीड करेगा, इसी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी उस सपने को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार को खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो सपना देखा था और जो कल्पना की थी तेजस्वी को लेकर के, तेजस्वी उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो तेजस्वी का करिश्मा दिखेगा? तेजस्वी ने तेवर दिखा दिया है, और उसने नब्ज ऐसी पकड़ी है एनडीए की कि एनडीए को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का जो बड़ा शोर था पन्ना प्रमुख का, वो पन्ना प्रमुख पन्ने की तरह उड़ गए हवा में। कहीं नज़र नहीं आया पन्ना प्रमुख का कोई प्रभाव, कोई असर, कोई कार्यकर्ता घर घर घूमा नहीं, पर्ची बांटा नहीं, लोगों से संपर्क किया नहीं। तो भाजपा को भी इसकी एक बार सर्वे करनी चाहिए, सर्जरी करने की ज़रूरत है पार्टी के अंदर कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं, उसको पकड़ने की, चिन्हित करने की और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा क्षति उठानी पड़ेगी। ये एक और महत्वपूर्ण बात है, तेजस्वी यादव ने मुद्दा जो सेट किया चुनाव का, उन्होंने बेरोजगारी के वो एक बड़ा मुद्दा बना दिया, और इस मुद्दे पर वो खींच कर लाने की कोशिश करते रहे।
नरेंद्र मोदी ने बिहार में बहुत मेहनत की, लेकिन इस मुद्दे पर वो नहीं आए और लगातार परिवारवाद पर वो चोट करते रहे, जंगल राज पर करते रहे, मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, ये सब बातें करते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जानबूझकर इस मुद्दे को पकड़ के रखा, क्योंकि आप भाषणों को देखेंगे तो नीतीश कुमार ने तमाम भाषणों में हर बार ये कहा कि ये बिहार में जो काम हुआ है वो मैंने किया है, और हाँ, नौकरी भी जो दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, इन्होंने नहीं दिया, काम हमने किया है। तो नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर लड़ रहे थे चुनाव में। नरेंद्र मोदी ने जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर मुद्दों को भटकाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और नौजवानों के मुद्दे को खड़ा रखा, और आखिरकार तेजस्वी यादव इसमें आप कह सकते हैं कि वो उनको जीत कह सकते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को स्टैंड उस पर खड़े रहे और इस मुद्दे को खींच कर लाया उन्होंने। तो नीतीश कुमार उस पर उनको बोलना पड़ा कि ये हम कर रहे हैं, और जगह जगह पोस्टर लगवा दिया, नौकरी माने नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार असल में ये लड़ाई दोनों ही नेता, नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी 2025 की लड़ रहे थे। 24 तो इनके जहन में नहीं था। नीतीश को मालूम था कि एनडीए के साथ चले जाएंगे तो कुछ सीटें जीत जाएंगे, तो वहाँ पर हमारी एक मजबूत स्थिति रहेगी। लड़ाई तो असल में 25 की लड़नी है, और इसीलिए मुद्दों पर अगर कोई लड़ाई हो रही थी तो नीतीश और तेजस्वी के बीच हो रही थी। कई सीटें इस बार रही जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चली, और वो सीटें हैं जिसमें पूर्णिया की सीट है, नवादा की सीट है, मुंगेर की सीट है, सारण लोकसभा की सीट है, और सिवान लोकसभा की सीट है। बड़े बवाल हुए, बड़े यहाँ पर चर्चाएं छिड़ी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन किसके वोट में सेंधमारी कर रहा है। लेकिन पूर्णिया को लेकर कई तरह की खबरें हैं। कोई कह रहा है संतोष कुशवाहा जीत जाएंगे, कोई कह रहा है पप्पू यादव जीत जाएंगे। आप इस पर क्या जो एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा है पप्पू यादव की, मगर कई लोगों की ये भी राय है कि वहाँ जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं। मगर मुझे भी लगता है कि पप्पू यादव की स्थिति मजबूत है, तो वो हो सकता है। दूसरे की भाजपा की भी कई सीटें कमज़ोर हैं जहाँ जहाँ वो लूज कर सकती है। जैसे एक तो पाटलिपुत्र की सीट, वहाँ बहुत तगड़ी फाइट मीसा भारती की ओर से इस बार मिली है, और ये माना जा रहा है कि वो सीट लूज कर सकती है भाजपा। संभावना इसकी है, कमज़ोर सीट है वो उनकी। फिर जहानाबाद की सीट, जहानाबाद की सीट जदयू की है, वो भी कमज़ोर सीट मानी जा रही है। बक्सर की सीट पर भी संदेह है, बक्सर की सीट भी संदेह के घेरे में है कि तो आगे कौन है? जीत पाएगी कि नहीं। है और एक सुधाकर जी है। आईपीएस तो निकल पाएंगे, इसमें संदेह है। सुधाकर सिंह की ज़्यादा उम्मीद है, की जा सकती है वहाँ से निकलने फिर की। काराकाट भी संदिग्ध सीट है, और वहाँ वो कड़े मुकाबले में है, और उनका जो आज का मुख्य मुद्रा थी, जो चेहरा जो था उनका उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो बतला रहा था कि वो परेशानी और चिंता में है। तो चुनाव के दिन जब प्रत्याशी का चेहरा चिंतित दिखे, मुस्कुराहट गायब हो जाए, तो समझिए कि मामला बहुत गंभीर है। हाँ। तो ऐसे में मुस्कुराने का मौका राजा राम सिंह को मिलेगा कि पवन सिंह को? पवन सिंह को नहीं मिलेगा। अच्छा। राजा राम सिंह को मिल सकता है। पवन सिंह तो जैसे पवन का झोंका आता है और चला जाता है, वैसे ही वो झोंका दे के और उस झोंके में क्षति हो जाएगी भाजपा को, तो ये हो जाएगा। और सारण तो दोनों सीटें निकल रही हैं। अच्छा, हाँ, महाराजगंज भी और छपरा भी, दोनों बीजेपी, सारण भी। हाँ, रोहिणी आचार्य का कोई नहीं, रोहिणी आचार्य का वो बहुत कम चांस है। ज़्यादा चांस वहाँ राजीव रूढ़ी की है और वहाँ सिग्रीवाल की है। और अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सिवान की। सिवान की सीट भी डाउटफुल है, हालांकि वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में हिना साहब हैं, क्योंकि जो भाजपा के समर्थक हैं, परंपरागत समर्थक हैं, उन्होंने भी वोट दे दिया हिना साहब को। अच्छा। तो ये वहाँ से वो निकल सकती हैं हिना साहब। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिना साहब निकल जाएं तो कोई आश्चर्य मतलब नहीं। लालटेन का सहारे पे तो आज तक चुनाव नहीं जीती, लेकिन लग रहा है कि इंडिपेंडेंट बाजी मार सकती है। अब भगवा अवतार जब धारण कर लिया तो भगवाधारी भी उनके साथ हो गए। फायदे में है भगवाधारी। और मुंगेर में तो बहुत मामला अब फंस गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर चला गया, पुनर्मतदान की चर्चा हो गई अशोक महतो और ललन सिंह की लड़ाई में। अब मुंगेर में देखिए, मतदाताओं का हक छीना गया है, वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं,
हुई हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने वहाँ का दौरा किया उस दौरान उन्होंने भी देखा कि गड़बड़ियाँ हुई और कैसे बूथ को मैनेज किया गया, एक वर्ग के मतदाताओं को वहाँ रोका गया वोट देने से, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको इस सब का फ़ायदा मिल जाता है कि वो अपने मनपसंद अधिकारियों को वहाँ तैनात करा देती है और वो अधिकारी उनके इशारे पर काम करते हैं। और जो उम्मीदवार वहाँ से हैं जदयू के ललन सिंह, वो इसके बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। तो चुनाव आयोग क्या कर रही थी, सवाल तो फिर उठेगा। चुनाव आयोग तो क्या कर रही थी वो तो दिखा, जब वोटरों को बूथ पर नहीं पहुंचने दिया तो चुनाव आयोग को नोटिस लेना चाहिए। चुनाव आयोग को शिकायत की गई वहाँ, मगर चुनाव आयोग के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए कोर्ट में लोगों को जाना पड़ा। अगर चुनाव आयोग उसी समय हस्तक्षेप करता और कारगर कार्रवाई करता तो लोगों को कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। उनको रिजल्ट आ जाएगा। आप गए सुप्रीम कोर्ट, उसने सुनवाई से इनकार कर दिया, कह दिया चल जाइए पटना हाई कोर्ट, तो आपने तो विलम्ब कर दिया कोर्ट जाने में। नहीं, कोर्ट उस समय कार्रवाई अमूमन नहीं करता है। जब चुनाव प्रोसेस में रहता है तब कोर्ट हस्तक्षेप करने से बचता है। अब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये लोग जाएंगे तो उस पर सुनवाई करेगा वो, फिर उसकी जांच पड़ताल होगी। चुनाव आयोग तो वहाँ चूक गया, वो मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराने में मुंगेर में चुनाव आयोग चूक गया। मतलब बाहुबल का इस्तेमाल खूब हुआ बाहुबल का इस्तेमाल, जिसकी आशंका थी पहले। अनंत सिंह को इसी के लिए लाया गया, दूसरे तमाम संसाधन वहाँ जुटाए गए और उन सब का असर रहा कि वहाँ निष्पक्ष वोटिंग नहीं हो सकी। बेगूसराय में भी चर्चा छिड़ी थी कि गिरिराज सिंह की राह आसान नहीं होगी। नहीं, गिरिराज सिंह के सामने कोई फाइट नहीं है। वो ठीक है कि था, मगर वो आराम से निकल जाएंगे। हाँ, वो मस्त मौला आदमी है, अपना हिंदू मुस्लिम करते निकल जाएंगे। त्रिकोणीय बना था। नवादा में भी निकल जाएंगे। विवेक ठाकुर नवादा में कंफर्ट जोन में है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, बिहार में जो जिन 40 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी और इंडिया गठबंधन उन सीटों को जीत लेगी, ऐसा लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए का जो है, इन लोगों को इस बार 39 सीटें नहीं आने वाली हैं, उनकी 30 प्लस होंगी, 30 से नीचे भी नहीं जाएंगे। अभी जो बातचीत हो रही थी काराकाट में, पवन सिंह जो हैं वो वोट कटवा ही बन के रह गए हैं और जैसा कि वहाँ से जैसी सूचना आई है कि वो 30-40 हज़ार वोट ले आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले आएंगे। और लड़ाई राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में है। एक जो महत्वपूर्ण बात हम जो कहने जा रहे हैं कि जो मैं वोट डालने के समय में गया था, राजपूत मतदाता पवन सिंह से नाराज हूँ। मैंने आरा में आरके सिंह को मुश्किल में खड़ा कर दिया। एक मैसेज चला गया कि कुशवाहा मतदाता, चूंकि वहाँ सुदामा प्रसाद खड़े हैं और कुशवाहा मतदाता साथ नहीं देगा तो सिंह साहब हार जाएंगे, तो इसलिए राजपूत मतदाता ने ये तय कर लिया कि इसको हराना है। माने पवन सिंह के पक्ष में लोग नहीं जाएं क्योंकि उनका एक कद्दावर लीडर केंद्र में मंत्री है। तो राजपूत जाति के मतदाताओं में जो बिखराव की बात हो रही थी कि बिखर गया, जो वो नहीं हुआ, वो इंटैक्ट हुआ। और आरा में भी और काराकाट में भी। तो काराकाट में जो कहा जा रहा था कि पवन सिंह के पक्ष में हो गए, वो नहीं हुआ है। तो वो कुशवाहा और राजपूत सब मिलकर एक सीट की और बड़ी चर्चा हो रही है, वो है पश्चिमी चंपारण बेतिया की सीट कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के लिए मुश्किल हो गई है। एकदम। जिन 7 सीटों की चर्चा है उसमें एक सीट को आप मान सकते हैं कि बेतिया की सीट जो है संजय जायसवाल लूज कर सकते हैं, ऐसा जैसी सूचना मिल रही है। अच्छा, वहाँ पर ऑप्शन लोगों के पास था, अगड़ी जाति के लोगों के पास, कि मदन मोहन तिवारी वहाँ से प्रत्याशी थे और इनसे नाराजगी, माने इनके पिताजी भी सांसद, और लगातार ये लोग माने जो मलाई खाना होता है संसद में पहुँचकर और जो वो करते रहे, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। तो इसकी नाराजगी वहाँ मुजफ्फरपुर में भी बात यही है, लेकिन हम अभी उसकी बेतिया की बात कर रहे हैं। तो वहाँ लोगों को नाराजगी थी कि तो ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन मिल गया कि मदन मोहन तिवारी को लोग चुना। दूसरा, वैश्य और राजपूत की लड़ाई। हाँ, वही मैं कह रहा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है बेतिया में कि लोग ये कह रहे हैं कि
चाहे जितनी गलती किया हो मोदी को दे देना है। तो हाँ, एक पक्ष केवल ये है कि माने सेफ अगर वही है तो बचना है तो वही बचा सकते। दूसरा, आप चले जाइए शिवहर में भी वो राजपूत और जो आनंद मोहन ने जो अपना वो दिखाया आकड़ जो दिखाया, उसका एक गलत मैसेज समाज में चला गया। दूसरा, इंडिया गठबंधन ने ये मैसेज डालने की कोशिश की कि इन्होंने एक दलित की हत्या की है और ये क्रिमिनल है और इनको तो उसका एक मैसेज गया। लेकिन रितु जायसवाल आखिर समय में जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई, माने उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। उनको पार्टी के लोगों ने घेर कर रखा और एक वो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, बंद के रह गई और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आखिर समय में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो सीट भी, शिवहर की सीट भी हम लोग मान के चलते हैं कि जो इंडी गठबंधन जिन सीटों पर लीड करेगा उसमें एक शिवहर भी रहेगा। तो शिवहर और पश्चिमी चंपारण को आप कैसे देख रहे हैं? शिवहर में कठिनाई में है लवली आनंद, और वहाँ जो है जो वैश्य जाति है वो वोटर अंत समय तक नहीं इनके पक्ष में नहीं आ सका, ऐसी खबर वहाँ से लवली आनंद के पक्ष में नहीं आ सका। तो ये एक बड़ा डैमेज उनको हो रहा है। तो वहाँ रिजल्ट उलट पुलट हो सकता है। और सीतामढ़ी का तो कंफर्ट जोन में माना जा रहा है कि जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो कंफर्ट जोन में है, मगर बहुत मार्जिन कम रहेगा, मगर निकल जाएंगे। पश्चिमी बेतिया जो है वो बेतिया सीट भी संकट में है, मगर वो लगता है कि खींच के निकल जाएंगे। हाँ, खींच के निकल जाएंगे। देखिए, असल जो इनकी ताकत है वो मोदी है। अगर मोदी न रहें तो इनकी ओर कोई देखे तक न। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इन्होंने इतना उपेक्षा की है क्षेत्र की और लोगों से इतना दूर भागे हैं कि जनता तो जमानत जब्त करा देती है, मगर मोदी के नाम पर इन सब लोगों को वोट मिल रहा है। और मोदी की पूंछ पकड़ के ये बैतरनी पार करेंगे, जीत की नदी जो है वो पार करेंगे। तो मोदी जी के नाम पर कब तक आप चलिएगा? आपको तो परफॉर्म करके दिखलाना पड़ेगा, काम करके दिखलाना पड़ेगा। और अगली बार विधानसभा में हमको लगता है कि जो पार्टी का नेतृत्व है भाजपा का, वो बहुत कड़ाई से स्क्रीनिंग करेगा उन विधायकों की कि छंटनी होगी जिन्होंने काम नहीं किया है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्षेत्र में नाराजगी है। वैसे लोगों को इस बार भी लग रहा था, ये हवा बनी थी कि बड़ी संख्या में लोगों के टिकट काटे जाएंगे, मगर टिकट काटे नहीं गए और उसी का नतीजा रहा कि मोदी जी को बार बार दौड़ के आना पड़ा। मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, उनके सामने कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ा फायदा एनडीए को और उसके उम्मीदवारों को मोदी जी का मिल रहा है। बाजे के साथ बड़े धूमधाम के साथ मुकेश सहनी की एंट्री कराई गई थी INDIA गठबंधन में। आज तो विपक्ष की बैठक में भी पहुंचे हैं। 3 सीटें मिली, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की। कुछ करिश्मा किया उन्होंने, झुनझुना तो बजाया खूब उन्होंने चुनाव में। तेजस्वी के साथ घूम घूम के कभी संतरा खाया, कभी मछली खाया, मटन पार्टी में भी शामिल हुए। तो इसलिए अब गए हैं। हो सकता है दिल्ली में, अब तो राहुल गांधी कह के गए थे कि हमारी बहन इंतजार कर रही है, वो बनाएगी मटन और खिलाएगी आप लोगों को। तो इस बार हो सकता है वो उनकी इच्छा पूरी हो जाए। मगर ये है कि वो प्रूफ नहीं कर पाए, अपने को प्रमाणित नहीं कर पाए मुकेश सहनी, क्योंकि उनकी एक भी सीट कहीं रेस में नहीं है। हाँ, जीतने की दौड़ में वो नहीं है। जो हारने वाली सीटें थी वही मिली उनको। तो नेता का तो वही काम है कि हार को जो जीत में बदल दे, वही तो नेता। नहीं तो हारने वाला तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, हार ही जाएगा। मगर जो उस हार को जीत में बदल दे, वही असल नेता है। तो आप जब सन ऑफ मल्लाह हैं और मल्लाहों के एक छत्र नेता खुद को कहते हैं आप, तो आपके एक इशारे पर इधर से उधर होना चाहिए। जैसे तेजस्वी इधर से उधर कर रहे हैं, लालू इधर से उधर वोटों को कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इधर से उधर कर पा रहे हैं वोटों को? एक चर्चा हम इस पे ये करेंगे कि देखिए 30 सीटें अगर एनडीए जीतता है, 10 सीटें INDIA गठबंधन जीतती है। अब आगे विधानसभा की बारी है। क्या रिजल्ट के बाद बिहार की राजनीति में कुछ उलट पुलट हो सकता है? इसकी संभावना बहुत है। माने जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, इसका रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे बिहार की राजनीति में उथल पुथल होगी। और सबसे ज़्यादा नज़र तो माने जिस तरह से चुनाव के दौरान भी
आरजेडी ने नीतीश कुमार पर ज़्यादा अटैक नहीं किया और एक उम्मीद बना के रखा है कि नीतीश कुमार आज न कल उनके साथ आएंगे। अभी जो ये होने लगा और एग्जिट पोल जो अभी चल रहा है टेलीविज़न पर, तो हर जगह ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ज़्यादा लूज करने वाली है सीटें। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी जो है वो एनडीए गठबंधन में वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को जिस दिन ये बात लग जाएगा कि हमको कमज़ोर कड़ी माना जा रहा है, उस दिन वो पलटी मार देंगे, फिर मजबूत अपने को करने के लिए पलटी मार लेंगे। संभव है, नीतीश कुमार कर सकते हैं, उसमें कोई तो केवल एक नीतीश कुमार हैरानी है की जो बात उथल नहीं। पुथल करेंगे या और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, ये तो तय है कि भाजपा अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तो चुनाव के बाद फिर कुछ उसमें बदलाव होगा और पार्टी के अंदर भी इधर उधर हो सकता है, कुछ लोग इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आएं, जैसे क्या पार्टी अभी हुआ। टूटने का डर जो नीतीश कुमार को सता रहा है, क्या वो हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि पार्टी टूटेगी, मगर ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ के इधर से उधर तो जाएं। बहुमत का जब फेस करना था तभी बहुत उथल पुथल हो गया, और अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा डैमेज हो तो विधायकों को लगे कि आगे हम फिर कहीं चुनाव ना हार जाए, पाला भी बदल ले। इसकी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार तो रहेंगे नेता के रूप में, तो अभी रहेंगे। ठीक है कि अभी अस्वस्थ हैं, मगर वो अभी नेतृत्व संभाले रखेंगे और वो चाहेंगे कि अगली बार हम कुछ ऐसा करें कि फिर से हमारी जो खोई विश्वसनीयता है वो हम वापस ले लें। और नीतीश कुमार इसमें माहिर भी हैं कि वो चीज़ों को अपने नियंत्रण में बहुत जल्दी कर लेते हैं, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा बिहार में एक साथ हो जाए, और कहा जा रहा था इसके पीछे एक ही कारण है कि उनको डर है कि उनकी पार्टी कोई टूट ना जाए, और चाहते हैं इसीलिए कि जल्द से जल्द चुनाव हो, चाहे वो जब राजद के साथ थे तब भी, चाहे बीजेपी के साथ आए तब भी। आप को क्या लगता है, क्या सचमुच नीतीश कुमार की पार्टी इंटैक्ट रहेगी, कोई टूट नहीं होगी? देखिए, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक तो वो पार्टी है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अगर वो राजनीति में सक्रिय रहे तब तो उनकी पार्टी रहेगी, क्योंकि जदयू में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर या उसका जो संगठन है उसमें राजनीतिज्ञ बहुत कम है। नीतीश कुमार और कुछ एक आध नेताओं को छोड़ दें तो वो ज़्यादातर लोग जो ठेकेदारी और ये काम करने वाले लोग, वही लोग ज़्यादातर उनकी टीम में हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन तलाशेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं तो उनकी पार्टी से भगदड़ मचनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक मुश्किल नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन वो राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको तो कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, लोग कहते हैं। तो नीतीश कुमार कौन सी चाल कब चल देंगे ये किसी को पता नहीं। तो नीतीश कुमार आखिर समय तक लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बना के रखेंगे। जब तक वो है तब तक उनकी पार्टी को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। तो देखिए, बिहार में अब लोकसभा का दंगल 40 सीटों पर समाप्त हो गया है। अब तो एग्जिट पोल तमाम टेलीविजनों पर चल रहे हैं, हमारे तरफ से भी दिए गए हैं, और एक बात तो तय है कि बिहार में वो 2019 वाला करिश्मा एनडीए दोहरा नहीं पाएगी। वो 39 सीटें नहीं जीतेगी, वो 40 में 40 का नारा कामयाब इस बार नहीं हुआ है। नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब यही है कि वो 10 सीटों का नुकसान है, 8 सीटों का नुकसान है या 5 सीटों का नुकसान है। अब रिजल्ट 4 जून को आएंगे, तमाम परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।